हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है उसकी अब हम आलोचना करेंगे। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण जो होता है उसके अंदर ये माना गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है किसी वस्तु और सेवा का जो कंजप्शन करता है उस कंजप्शन के परिणाम स्वरूप जो उपयोगिता प्राप्त होती है उस उपयोगिता को जो है संख्यात्मक इकाइयों यानी वस्तु से 1, 2, 3, 4, 5 कितनी जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उन इकाइयों को जो है संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। और इससे पहले आपने जो है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण भी किया था, जिसमें एक वस्तु का एक ही प्रयोग होता है। उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? जब एक वस्तु के विभिन्न प्रयोग होते हैं उस अवस्था में उपभोक्ता का संतुलन कैसे निर्धारित होता है? और जब एक उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रयोग करता है तो उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता का संतुलन कैसे निर्धारित होता है? लेकिन एजवर्थ, परेटो, हिक्स, एलन, सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंदर कुछ कमियां पाई और उन्हीं कमियों के आधार पर इन्होंने जो है इसकी आलोचना की है। तो आइए देखते हैं कि इस जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है उसकी किस किस आधार पर आलोचना की गई है। सबसे पहला है उपयोगिता भावगत है। सबसे पहले मैं भावगत शब्द का ही अर्थ समझना होगा। भावगत का मतलब ये होता है कि जो किसी भी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो होती है वो एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यानी उपयोगिता का संबंध जो है वो मानसिकता से होता है और किसी भी वस्तु को लेकर के जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो मानसिकता है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है बर्फी का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी के सामने बर्फी पड़ी है, कोई तो बर्फी को बड़े चाव से खाता है, किसी को बर्फी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन बर्फी तो चेंज नहीं हो रही, बर्फी तो वही है। ये एक व्यक्ति को अच्छी लग रही है, वो उसकी अलग मानसिकता है, दूसरे व्यक्ति को अच्छी नहीं लग रही, उसकी मानसिकता अलग है। तो इस प्रकार जो प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो होती है वो भावगत होती है और वो मानसिकता से संबंधित होती है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है एक ही वस्तु से अलग-अलग उपयोगिता प्राप्त करता है। इसलिए जो उपयोगिता है उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है एक स्थिति के अंदर उस वस्तु का प्रयोग करता है, उसे अलग जो वो उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी स्थिति के अंदर उसे उसी वस्तु से अलग उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो उपयोगिता होती है ये भावगत होने के कारण जो है इसका माप करना संभव नहीं है। दूसरा, गणनावाचक उपयोगिता का माप संभव नहीं। गणनावाचक जो उपयोगिता विश्लेषण है उसके अंदर ये माना गया है कि जो उपयोगिता उसको संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। और उपयोगिता को मापने के लिए मार्शल ने जब मुद्रा को एक माप के रूप में प्रयोग किया, यानी किसी भी वस्तु की एक व्यक्ति जितनी मुद्रा देने के लिए तैयार होता है उस व्यक्ति को उस वस्तु से उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में जो है उपयोगिता का माप किया जा सकता है। लेकिन पिगू ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि मुद्रा केवल वस्तु को पाने की तीव्रता को दिखाती है। यानी एक व्यक्ति कोई भी वस्तु लेने के लिए कितना आतुर है, यदि वो ज़्यादा मुद्रा देने के लिए तैयार है, इसका मतलब व्यक्ति जो उस वस्तु को पाने के लिए ज़्यादा आतुर है। और अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु की कम मुद्रा देने के लिए तैयार है, तो उस व्यक्ति को जो है वो व्यक्ति जो जो उस वस्तु को पाने के लिए उतना जो है आतुर नहीं है, उतनी तीव्रता नहीं दिखाता। इस प्रकार से मुद्रा जो है केवल वस्तु को पाने की तीव्रता को दिखाती है, न कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को। तो जब मुद्रा जो है उपयोगिता को दिखाती ही नहीं, उपयोगिता को प्रकट ही नहीं करती, तो जो व्यक्ति एक वस्तु के लिए कितनी भी मुद्रा देता है, उसके बराबर उसको उपयोगिता प्राप्त नहीं होती। यानी मुद्रा के रूप में उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। आगे है उपयोगिता स्वतंत्र नहीं होती। जब हमने उपयोगिता का सिद्धांत किया था, तो उसके अंदर जो है ये माना गया था कि एक वस्तु से जो मिलने वाली उपयोगिता है, उसके ऊपर दूसरी वस्तु की उपयोगिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चाय और कॉफ़ी है। अगर हमने चाय कितनी ही यूज़ कर ली हो, अपन ने जो 3 कप चाय पी ली, उसके बाद अगर आप कॉफ़ी पीते हैं,
तो कॉफ़ी से मिलने वाली उपयोगिता के ऊपर इस चाय के कंज़म्पशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपने 3 कप कॉफ़ी पी ली, उसके बाद अगर आप चाय पीते हैं, तो चाय से मिलने वाली उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने चाय ना पी होती, सबसे पहले आपने कॉफ़ी शुरू की होती, तो कॉफ़ी के पहले कप से हमें काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती। लेकिन अगर हमने 3 कप चाय पी लिया, उसके बाद अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो सकता है हमें कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। यानी उससे हमें कोई भी संतुष्टि प्राप्त ना हो, कोई भी उपयोगिता प्राप्त ना हो। तो इस सिद्धांत की ये मान्यता गलत है कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है, वो स्वतंत्र होती है। वास्तव में उपयोगिता स्वतंत्र नहीं होती। एक वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता जो होती है, उसका प्रभाव दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के ऊपर पड़ता है। आगे, अविभाज्य वस्तुओं की अवस्था में सीमांत उपयोगिता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या होती है? मान लीजिए 1, 2, 3 वस्तुओं का आप कंजप्शन कर रहे हैं। टोटल यूटिलिटी पहले से 8, पहले से 10, दूसरे से 18, तीसरे से 24। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता में परिवर्तन। यहाँ तो हमें पहले पता ही नहीं पहली इकाई का, तो कि इससे पहले वाली कुल उपयोगिता कितनी थी, क्योंकि हमने शुरुआती पहली इकाई से की है। दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता 8 हो जाएगी, तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन ही जो है सीमांत उपयोगिता है। लेकिन अगर हम अविभाज्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अविभाज्य वस्तुओं का मतलब ये कि एक वस्तु की हम एक इकाई लेंगे। जैसे कार है, कार का आप छोटे-छोटे भागों में कंजप्शन नहीं कर सकते, हमें कार की एक इकाई लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो जब हमने पहली कार ली, उससे कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगली कार से कार जब आप खरीदेंगे तो सीमांत उपयोगिता का पता चलेगा। लेकिन बहुत सारी वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिन वस्तुओं की हम केवल एक ही इकाई प्रयोग करते हैं, जैसे कार है, फ्रिज है, टीवी है। तो उस अवस्था के अंदर जो है सीमांत उपयोगिता का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सीमांत उपयोगिता का पता तभी लगता है जब हम एक से ज़्यादा इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो वस्तुएँ अविभाज्य होती है, यानी जिनको हमें जो है एक इकाई के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, उनको एक ही इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको छोटे-छोटे भागों में बाँट नहीं सकते, तो उस अवस्था के अंदर जो है सीमांत उपयोगिता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जब सीमांत उपयोगिता का अनुमान ही नहीं लगा सकते, तो जो ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसके बारे में भी ये नहीं कह सकते कि ये सही है, क्योंकि ये तो सीमांत उपयोगिता पर ही आधारित है। आगे, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसके बराबर होती है? कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, कि एक व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु की जितनी कीमत देने के लिए तैयार है, उतने के बराबर ही उसे एक व्यक्ति को जो है सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और मार्शल ने अपने सिद्धांत में ये माना कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है। लेकिन वास्तव में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता की इनकी मान्यता है वो सही नहीं है। अगर एक व्यक्ति के पास में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, तो उसकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी मुद्रा की। और अगर एक व्यक्ति के पास में मुद्रा जो है वो कम हो गई, तो उसके लिए जो है उस मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रा की जो मात्रा होती है उसके आधार पर सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन आता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, उस व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मुद्रा की जो है सीमांत उपयोगिता वो स्थिर नहीं रहती। नेक्स्ट, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग नहीं किया गया है। जो कीमत प्रभाव होता है, यानी प्राइस इफेक्ट जो होता है वो इनकम इफेक्ट और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उन दोनों का जोड़ होता है। यानी किसी भी वस्तु की जो कीमत में परिवर्तन आता है, उस कीमत में परिवर्तन कुछ तो आय प्रभाव के कारण आता है और कुछ प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण आता है। तो इस सिद्धांत के अंदर ये तो बताया गया है कि भी कीमत जो है उसमें चेंज आता है, लेकिन उस कीमत में चेंज जो आता है उसमें कितना तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण आता है और कितना जो है आय प्रभाव के कारण आता है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो प्रतिस्थापन और आय प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से जो है इनका जो है कीमत में बंटवारा किया जाता है, इसको जो जो है आगे के जो वीडियोज है उनमें डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट उपभोक्ता को कंप्यूटर माना गया है। इस जो ये गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर जो है ये माना गया है कि उपभोक्ता जब भी कोई भी वस्तु और सेवा खरीदता है, तो वह उस वस्तु और सेवा की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करता है और मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के बाद में उसके बाद वो ये डिसीजन लेता है कि उसे कितनी मात्रा का जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता जो है हर वक्त हर पल जो है गणना करता रहता है और उसका हिसाब जो बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल सही होता है। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता को जो कंप्यूटर की तरह माना गया है। लेकिन वास्तविक जीवन में ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इतना हिसाबी नहीं होता और प्रत्येक वस्तु खरीदते समय वो इतना जो है हिसाब किताब नहीं रख पाता, जिसकी वजह से जो है गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत जो वो लागू नहीं होता या गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार वह जो है अपना कंजप्शन नहीं कर पाता। इसके बाद है गिफिन विरोधाभास की व्याख्या नहीं करता। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये अपन ने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो कीमत प्रभाव होता है उस कीमत प्रभाव के अंदर आय प्रभाव शामिल होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव शामिल होता है। लेकिन गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में कीमत प्रभाव में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग नहीं दिखाया जा सकता और इसको अलग अलग न दिखाने के कारण ये जो गिफन विरोधाभास है इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। गिफन विरोधाभास का मतलब ये होता है कि भी कुछ जो वस्तुएं होती है और जो निम्न कोटि की वस्तु होती है, निम्न कोटि की वस्तुओं का जो मांग वक्र है वो धनात्मक है क्यों होता है, यानी ये जो डीडी मांग वक्र है ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्यों होता है। तो जब कोई भी वस्तु गिफिन वस्तु बनती है तो उस गिफिन वस्तु के अंदर जो उसका इनकम इफेक्ट होता है वो इनकम इफेक्ट जो वो धनात्मक होता है। तो धनात्मक जो शक्तिशाली प्रभाव होता है उसी की वजह से जो है जो ये जो इनकी मांग वक्र जो है इसको जो धनात्मक जो आकार होता है वो ये जो आय प्रभाव है और ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव है इन प्रभावों की वजह से ही होता है। लेकिन ये जो प्रतिस्थापन और ये जो आय प्रभाव है इन प्रभावों के का जो है अलग अलग वर्णन जो है गणनावाचक सीमांत उपयोगिता में नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये जो गिफिन वस्तुएं होती है इन वस्तुओं की मांग वक्र के बारे में भी ठीक प्रकार से नहीं बताया जा सकता कि इन वस्तुओं का जो मांग वक्र है वो धनात्मक क्यों होता है। आगे अल्पकालीन विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता की आदतें हैं, उपभोक्ता की रुचि है, फैशन है आदि स्थिर रहते हैं और उपभोक्ता की आदत और रुचियां जो होती है केवल अल्पकाल में स्थिर रहती है। दीर्घकाल के अंदर उपभोक्ता की जो आदतें रुचि और रुचियां हैं उनमें परिवर्तन आता रहता है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत जो है केवल अल्पकाल के में ही लागू हो सकता है, दीर्घकाल के अंदर जो ये सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर जो आदत और रुचियों में परिवर्तन होने की वजह से एक व्यक्ति जो है वो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार जो है अपना कंजप्शन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार यह सिद्धांत जो केवल अल्पकालीन है, दीर्घकाल की अवहेलना करता है। आगे कीमत और आय स्थिरता। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंदर ये मान्यता ली गई है कि वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आता और उपभोक्ता की जो आय है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर कीमतों में परिवर्तन आता है और उपभोक्ता की जो आय है उसमें भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार ये जो उपयोगिता विश्लेषण गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है ये कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जिसमें कीमतों में स्थिरता, आय में स्थिरता आदि शामिल की गई है। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। तो ये टॉपिक जो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं या गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की कौन कौन सी आलोचनाएं हैं।